नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो लाने में आज थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ समस्या हो गई थी, इसीलिए वीडियो आज थोड़ा सा देर से अपलोड हो रहा है ना। तो देखिए आज का हेडलाइन क्या है और हेडलाइन के साथ साथ आज का आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। कुछ दो बड़े न्यूज़ हैं, उसके अलावा दो छोटे न्यूज़ भी आज को मैं बताऊँगा आपको। पहला तो है कि आपको पता होगा कि सीआरपीसी और आईपीसी, इसमें भारत सरकार परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है और ये बहुत ही पुराना कानून है। 1861 ईस्वी 1861 बहुत पहले का है, उस समय का कानून। उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया है, उसको भी देखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ में क्या है कि इसमें जब चुनौतियों का आप पढ़ेंगे या इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन आपसे पूछा जाएगा तो कई सारे जगहों पर कई सारे एमपी का मैंने भाषण सुना जिसमें वो बोल रहे थे कि जेंडर बाइज्ड है ये, है ना। कुछ क्राइम है जिसमें विक्टिम के तौर पर केवल महिलाओं को चिन्हित किया गया है, रेप जैसे क्राइम में। और उसके अलावा स्टॉकिंग पता ही होगा आपको, किसी को घूरना लगातार बहुत देर तक, इसमें भी केवल महिला को विक्टिम माना गया है। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है क्राइम, ये मानकर इस कानून को बनाया गया है। और भी कुछ इसकी खामियां हैं जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जैसे जो देश के संसाधन और इकोनॉमिक जो ढांचा है उस पर भी अटैक को टेररिज्म के अंतर्गत माना गया है, आतंकवादी हमलों के अंतर्गत माना गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सारे अधिकार देगा, बहुत सारी शक्तियां देगा किसी भी व्यक्ति को छोटे मोटे क्राइम के तहत भी टेररिस्ट वगैरह ठहराने की। देखिए ये आलोचनात्मक मूल्यांकन मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ कई सारे चीज़ों में सुधार भी किया गया है। जैसे पहले राजद्रोह था, राजद्रोह, इसमें थोड़ा सा कम करके देशद्रोह तक सीमित किया गया है। राजद्रोह ये कॉलोनियल माइंडसेट को कहीं ना कहीं दिखाता था, तो इसमें भी परिवर्तन किया गया। सेडिटेशन के लॉ को कमज़ोर किया गया है। सेडिटेशन मतलब वही देशद्रोह वगैरह का जो कानून था, इसको कमज़ोर किया गया है। दूसरा क्या है इसमें, अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें जैसे मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ जब किसी को घेर के मार देती है तो मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग को लेकर भारत में कोई भी प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा प्रावधान को शामिल किया गया है। साथ ही साथ में क्या किया गया है, बाउंडेशन, टाइम बाउंड बनाया गया है पूरी प्रक्रिया को, कानूनी प्रक्रिया को। पुलिस के लिए भी टाइम की निर्धारित सीमा तय की गई है और न्यायालय के लिए भी तय की गई कि भाई न्यायालय में भी निर्धारित समय में हर चीज़ का निपटान होना चाहिए। तो जरा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। उसके अलावा अगला जो न्यूज़ है वो क्या है, अगला न्यूज़ है आपका कि गवर्नमेंट ने इशू किया है अलर्ट JN1। ये वेरिएंट है, कोरोना का वेरिएंट है और यकीन मानिए बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं कोई भी अफवाह नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन लगेगा ऐसा कुछ, लेकिन बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। पिछले वाले कोरोना से रफ्तार इसकी तेज़ है फैलने की, है ना। तो इसलिए WHO ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में घोषित किया है कि भाई ये वेरिएंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार ने भी अलर्ट घोषित किया है, सभी राज्यों को भेज दिया है अलर्ट कि आप सचेत हो जाइए थोड़ा सा, और इससे जुड़े हुए केसों को जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। डिटेक्ट करने पर फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोरोना केसेस कहाँ पर बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग बीमार पड़ने के बाद जाँच बिना कराए ही वही पैरासीटामोल सिंपल चीज़ें खाकर ठीक भी हो रहे हैं। तो दोनों पक्ष है इसका। मोर्टेलिटी रेट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फैल बहुत तेज़ी से रहा है और अभी डेटा इसके सामने भी नहीं आए हैं। मोर्टेलिटी रेट अभी बहुत कम केसों पर डिसाइड किया गया है, बृहद स्तर पर भी नहीं ज्ञात किया गया है इसका। तो JN1 को लेकर भारत सरकार भी थोड़ा सतर्क हो गई है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से, खासतौर से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से फैल रही है ये। तो इसको ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आज के अपने मुख्य न्यूज़ पर। क्या है वो आर्टिकल में, तो आज का है ब्राह्मपंथी उग्रवाद, लेकिन इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग कौन सा करेंगे, जो भारत के कानून में संशोधन किया गया है ना CRPC IPC में। यकीन मानिए ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कानूनी रिफॉर्म होगा ये, क्योंकि बहुत ही बृहद स्तर पर बदलाव किया गया है और ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं। सोचिए 1860 को कितना साल हो गया होगा तब के कानून हमारे देश में लागू हैं, तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था इसमें। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, तो विपक्ष विहीन परिवर्तन है। यानी कि विपक्ष में भी पढ़े लिखे सांसद है भाई, वो डिस्कस करते थे, बहुत सारे इशू उठा सकते थे, बहुत सारे पॉइंट उठा सकते थे। जब विपक्ष के 141 सांसद निलंबित चल रहे हैं, वो ऐसे समय में इसको क्या किया गया, पारित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के खराब प्रदर्शन को भी दिखाता है। हमारा लोकतंत्र इतना खराब है कि इतने बड़े रिफॉर्म पर विपक्ष को साथ में लेकर नहीं किया गया है।
तो ये आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन में जरूर लिखिएगा, और इसके भी आलोचनात्मक मैं मूल्यांकन समझाऊंगा आपको। पक्ष तो मैं अभी ढेर सारा बताऊंगा, पक्ष और विपक्ष दोनों पूछे जाते हैं आपसे यूपीएससी में, बीपीएससी में, पीसीएस में, सभी जगहों पर, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक को पेश किया था। कौन कौन सा? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो सीआरपीसी 1898 को प्रतिस्थापित करेगा, और भारतीय साक्ष्य विधेयक अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। इन तीनों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा पूरे कानूनी संहिताओं से। सीआरपीसी आईपीसी तो वही रहेगा, बस उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जो लॉ वगैरह के स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा सा हेडेक बढ़ेगा, क्योंकि उनको नए सिरे से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। हर चीज़ तो बदला नहीं है, लेकिन आमूल चूल कुछ परिवर्तन किए गए हैं ना। अब एक एक करके समझते चलेंगे। भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है, जिसे चार्टर अधिनियम 1833 के तहत 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं, या 70 बीपीएससी, या 2024 का यूपीएससी मेंस देंगे आप। एक सवाल गारंटेड होगा आपके मेंस में, एक सवाल गारंटेड होगा। मुझे लग रहा है कि 69 में ही ने कहीं पूछ ले इससे संबंधित, लेकिन एक सवाल की गारंटी होगी। जब मैं गारंटी कह रहा हूं तो 99% श्योर हो जाए कि एक सवाल आपसे पूछा जाएगा मेंस में, है ना। एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, पेपर 4 में यूपीएससी में, इससे जुड़े हुए बदलावों के बारे में, और पेपर 1 में तो पूछा ही जा सकता है। उसके अलावा बीपीएससी में GS2 पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी भी यूपीएससी GS2 का जो पेपर होता है IR पॉलिटी वाला, उसमें पूछा जा सकता है। मैंने गलती GS1 बोल दिया था। देखिए अगला क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, में भारतीय न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियम और संबद्ध मुद्दों का समूह शामिल है इसमें, और इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली कानून, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का समूह है। संस्था मतलब पुलिस हो गई हमारी, प्रक्रिया मतलब कानून की प्रक्रिया हो गई, और कानून का मतलब लॉ होता है। लॉ, कोई नियम कानून होगा, आपको ये पता होगा कि कोई नियम कानून नहीं होगा तो अपराधी छूट सकता है, ठीक है। अपराध जो किया है उसके परिप्रेक्ष्य अगर कानून नहीं है तो उस आदमी को अपराधी नहीं माना जा सकता है। ये आप सही सुन रहे हैं। अगर कोई मर्डर या कोई ऐसा चीज़ हुआ है, मर्डर के लिए तो हैप नहीं थे, कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके लिए कानून एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो आदमी छूट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी व्यक्तियों का अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपराध को रोकना, पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना व दंडित करना इसके तहत शामिल है। इसमें पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, विधायी निकाय, फॉरेंसिक, जांच एजेंसियां व अन्य सहायक संगठन शामिल होते हैं। ये सभी जो एजेंसियां और सब काम करते हैं, सरकार काम करती है, न्यायालय काम करते हैं, ये सब कानून संहिता के आधार पर ही काम करते हैं। संहिता क्या होता है? अभी से मैं ये वर्ड बार बार यूज करूंगा, कोड कहा जाता है इसको। कोड, यूसीसी सुना होगा ना आपने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कोड तब बनता है जब बहुत सारे कानून को आप एक अम्ब्रेला के नीचे ले आते हो तो उसको कोड कह दिया जाता है। तो भारतीय न्याय संहिता, इसमें बहुत सारे कानून शामिल होते हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो देखिए अभी लोकसभा से पारित हुआ है, फिर राज्यसभा से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति महोदया साइन करेंगे इस पर, तब जाके ये एक्ट पूरा बन जाएगा। ओके, यह विधेयक आतंकवाद व अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता की चुनौती जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, डिफाइन किया गया है। डिफाइन करने से क्या होगा? चीज़ें सीमित हो जाएंगी कहीं न कहीं, जिनका पूर्व में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था। यह राजद्रोह अपराध को रोकने पर केंद्रित है, जिसके औपनिवेशिक विरासत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, जो स्वतंत्र भाषण और असहमति पर अंकुश लगाता है। ये स्वतंत्र भाषण और असहमति जैसी चीज़ों को हटाकर राजद्रोह के सेडिटेशन जो लॉ कहा जाता है, जिसमें 124 का आप नाम सुनते हो, 153A भी कहा जाता है, ऐसे कानूनों को कहीं ना कहीं कमजोर भी करने की कोशिश की गई है, ठीक ना। कि भाई ये अंग्रेजी जमाने का कानून है, जब अंग्रेजी सरकार की आलोचना करने पर जेल में डाल दिया जाता था। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पर सरकार की आलोचना करने पर जेल में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। देश की आलोचना करने पर जेल में डाला जाएगा। लेकिन अगर सरकार की आलोचना को देश की आलोचना कोई ठहरा दे तो, है ना। आजकल तो आपने देखे होंगे मामले कि भाई सरकार की आलोचना करो तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान करता है। ये बहुत ही जरूरी एक्ट था, ये समाज को सभ्य बनाने के लिए जरूरी था कि मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए।
कोई अगर कुछ कृत्य गलत भी कर रहा है तो पुलिस उसको सजा देगी, ना कि भीड़ उसको सजा देगी। भीड़ का तंत्र न्याय नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपने बगल के देश में बड़ा ही प्रचलित है। पाकिस्तान में मॉब लिंच अपने देश में भी प्रचलित था। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। बहुत सारे जगहों पर हर महीने हर हफ्ता इसकी केस आपको देखने को मिलते हैं मॉब लिंचिंग की। इसलिए सरकार ने प्रावधान किया कि भाई भीड़ में अगर किसी ने सजा किया है तो बच नहीं सकता, भीड़ के पीछे उसको भी सजा होगी। हाल के वर्षों में खतरा रहा है, भीड़ में अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो बचना नहीं चाहिए वो आदमी। इस विवाह के झूठे वादों पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्ष के कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है। लेकिन यहीं पर आपको देखना चाहिए था कि ये जेंडर तरीके से बाइस्ड है। ये महिला और पुरुष, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, महिला और पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का सामान्य रूप है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यह विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का परिचय देता है कि कोई आदमी अगर छोटा मोटा क्राइम किया तो उसको जेल में मत डाल दो। जेल का मुख्य मोटिव होता है व्यक्ति में सुधार करना, लेकिन जेल से निकलने के बाद अगर वो बड़ा क्रिमिनल बन जाता है तो उससे अच्छा है कि उसको सामुदायिक सेवा के लिए बोल दो। बोलो कि इस पूरे शहर को, आधे शहर के हिस्से को झाड़ू लेकर साफ करो सुबह से शाम तक 10 दिन, है ना। ये भी एक सजा हुआ भाई। तो इस तरह के सामुदायिक सेवा छोटी मोटी, एक मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा कोई है नहीं प्रावधान। सामुदायिक सेवा का अपराध की जगह पर थोड़ा सा वरीयता दिया गया, और कहीं ना कहीं ये सही भी होता है हमारे सभ्य समाज के लिए, जो अपराधियों को सुधारने, जेल में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद कर सकता है। इस विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है। अब यहीं पर रुक जाइएगा, पहले के कानूनों में ये सब चीज़ें नहीं दी गई थी कि 180 दिनों की सीमा चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस के लिए तय कर दी गई है कि देश की कोई भी पुलिस होगी, कोई भी राज्य की, तो IPC और CRPC के तहत वो बंधित होती है, उसको 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना ही होगा, ठीक है, जिससे मुकदमा की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। इस विधेयक में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति के विषय में 90 दिन में सूचित करना होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता कहीं न कहीं बढ़ सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 से प्रस्तावित परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो यह परीक्षणों, अपीलों व गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या होगा, जो ह्यूमन का हैरासमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी की मदद से जो साक्ष्य होंगे उसको मिटा पाना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। तो साक्ष्य भी सुरक्षित होगा, और क्या होगा, प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, जिससे कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मिलती है। यह विधेयक यौन हिंसा के व्यक्तियों के बयान के वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, जो सबूत को संरक्षित करने और बलपूर्वक हेरफेर करने में रोकने में मदद कर सकता है। जो भी यौन हिंसा के विक्टिम हैं उनका बयान ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको सुरक्षित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, पुलिस ऑफिसर के साथ बयान सामने जो बयान देते हैं वो कम से कम एक रहेगा और उसमें बदलाव की संभावना नहीं होगी। इस विधेयक में यह आवश्यक है कि पुलिस 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़िता से परामर्श करें। अगर कोई 7 वर्ष अधिक सजा वाला केस हुआ है, क्राइम हुआ है, अगर उस केस को वापस लिया जा रहा है तो उससे पहले जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उससे परामर्श लेना पड़ेगा पुलिस को कि क्या ये केस वापस लेना है या नहीं लेना है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि न्याय से समझौता या उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। CRPC की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक DYSP रैंक के, DSP रैंक के किसी अधिकारी को पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। खासकर 3 वर्ष से कम सजा वाले दंडनीय अपराधों के लिए 60 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए ये कुछ विशेष सुविधा बनाई गई है कि इस तरह के क्राइम में क्या हो सकता है, भाई वरिष्ठ ऑफिसर जो होते हैं, लोकल लेवल के ऑफिसर अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यह फरार अपराधियों के संबंध न्यायालय को उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनवाने की अनुमति देता है, जो भगोड़ों को न्याय से बचने पर रोकता है। बहुत सारे अपराध करके जो भाग जाते हैं और उनके खिलाफ न्यायालय अभी मुकदमा नहीं चला सकती थी, ये इसने उस प्रावधान को खत्म कर दिया। इसके तहत नया प्रावधान लाया गया है कि कोई बात नहीं, विजय माल्या लंदन में ही होगा, लेकिन उसके खिलाफ भारत में कार्रवाई की जा सकती है, सजा सुनाया जा सकता है उसको। यह मजिस्ट्रेट को ईमेल, मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको ईमेल, SMS, व्हाट्सएप संदेश आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सुविधा मिल सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन सभी माध्यमों से भी क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकते हैं ऑफिसर्स खुद से।
ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट को कोई ईमेल प्राप्त हुआ, एसएमएस मिला, व्हाट्सएप संदेश मिला, तो उसके आधार पर भी वो कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बदलते युग में इस कानून को बदलना जरूरी था, इसीलिए इसको बदलने के लिए बहुत सारी समितियों ने रिकमेंडेशन किया है। मैं सभी के बारे में बताऊंगा। आज ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर ये ज़्यादा लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, आज का जो आर्टिकल है माओवादी संबंधित, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको ज़रा ध्यानपूर्वक समझ के आज रख लीजिएगा पढ़कर, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, गारंटेड है पीटी और मेंस में। ओके। मृत्युदंड के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के अंतर्गत। ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्षों से राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति महोदय के पास 60 दिन के अंतर्गत, राष्ट्रपति जी के पास भी 2 महीनों में फैसला लेना अनिवार्य होगा, के अंतर्गत दाखिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन 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 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक परीक्षण, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। खुद से नहीं जा सकता है व्यक्ति, लेकिन अपील न्यायालय खुद से सुन सकती है अपने तरफ से। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से प्रस्तावित परिवर्तन। अब देखिए अगला जो अपना है कि भारतीय साक्ष्य विधेयक में क्या क्या परिवर्तन किया गया। तीनों विधेयक मैं पढ़ा दूंगा। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रूफ होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, मैसेज, स्क्रीनशॉट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता, अखंडता और विश्वसनीयता आदि के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है, जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोक सकता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो होंगे उसके लिए बहुत सारे कानूनों को तय करना जरूरी हो गया था, क्योंकि आजकल के क्राइम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सबसे मुख्य भूमिका निर्वाह करता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह जो सुनते होंगे आप लोग, छोटे मोटे क्राइम शो वगैरह जो देखा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की कितनी बड़ी भूमिका होती है, किसी मैसेज की, किसी कॉल की। तो इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा ही विस्तृत रूप से मानदंड को तैयार किया गया है। यह डीएनए साक्ष्य जैसे सहमति, हिरासत की श्रृंखला आदि की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। जैविक साक्ष्य, बायोलॉजिकल साक्ष्य, बायोलॉजिकल रूप से आइडेंटिटी की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। यह विशेषज्ञों की राय, मेडिकल राय, लिखावट विश्लेषण, हैंडराइटिंग के लिए कई सारे विशेषज्ञ होते हैं जो हैंडराइटिंग देखकर पता लगा लेते हैं कि इस आदमी ने लिखा है कि नहीं लिखा है आदि ऐसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। ये जो किसी भी मामले संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है। ये साक्ष्य में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोष होने की धारणा का परिचय देता है। इस लाइन को जरूर लिखिएगा अपने आंसर राइटिंग में कि ये आपराधिक न्याय प्रणाली में सबसे पहला चीज़ क्या माना जाता है कि कोई व्यक्ति को जब तक न्यायालय ने सज़ा नहीं सुनाई है वो आदमी निर्दोष होता है। यही न्याय की अवधारणा है कि जब तक कोई आदमी दोषी साबित नहीं होता तब तक वो निर्दोष है। मीडिया में लेकिन उसको दोषी बना दिया जाता है, आम पब्लिक में उसको दोषी बना दिया जाता है, जबकि न्यायालय में केस चल रहा होता है तो वो दोषी नहीं होता है जब तक सज़ा नहीं सुनाई गई है तब तक। जिसका अर्थ है कि अपराध आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा। उचित संदेह से परे जब तक उसको दोषी साबित नहीं किया गया न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल कोर्ट, कोई भी हो सकता है, उसके द्वारा जब तक उसको दोषी नहीं माना तब तक वो निर्दोष होगा। वर्तमान में भारत की वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है? लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 4.7 करोड़ से ज़्यादा है। ये कुछ आपको फैक्ट बता देता हूँ। संसाधन और बुनियादी ढांचे का अभाव है अपने देश में। जांच व अभियोजन की खराब गुणवत्ता है अपने देश में। आए दिन आरोप लगते हैं कि जांच सही से नहीं हो पा रहा है। और अपने देश में देखिए क्या है, 2023 के आंकड़ा के हिसाब से 135 मिलियन लोगों के देश में मात्र 21 न्यायाधीश है अपने देश में। उच्च न्यायालय के लगभग 400 पदों पर रिक्तियां हैं, वहीं निचले न्यायालयों में 35% सीट खाली है। और इस देश में न्याय की हम लोग बात करते हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा सोचिए जरा। जांच व अभियोजन की खराब गुणवत्ता, मानवाधिकारों का उल्लंघन, पुराने कानून प्रक्रिया, सार्वजनिक धारणा, ये सब कुछ क्या बताता है कि भाई अपने देश के कानूनी ढांचा में परिवर्तन बहुत ही नितांत जरूरी हो गया था और वो परिवर्तन लाया गया है और लोकसभा से पारित हो गया है। राज्यसभा से भी जल्द ही पारित हो जाएगा। उसके बाद से कहाँ पहुँच जाएगा ये? राष्ट्रपति महोदया के पास, और उसके बाद ये लागू हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ARC के रिपोर्ट में कहा गया था
जिसमें क्या कहा गया भाई कि पुलिस और जनता के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। पुलिस को देखकर जनता डरती है, न कि सुरक्षित महसूस करती है। इसमें फ़र्क, पुलिस को देखकर अगर जनता सुरक्षित महसूस करती डरने की जगह पर, तो वो असही होता है हमारे देश के लिए। अब किस किस ने कब रिकमेंड किया था, तो वोहरा समिति 1993 में इसने बोला था कि भाई असामाजिक तत्व और पुलिस के बीच और नौकरशाहों के बीच सांठगांठ बढ़ती जा रही है, कानून को बदलने की ज़रूरत है। मलीमत समिति 2003 इसने भी बोला था कि भाई हमारे देश में थोड़ा सा कल्याण करना चाहिए, बाकी चीज़ों को बदलना चाहिए। और सामाजिक कल्याण अपराध सोशल वेलफेयर ऑफेंस कहलाती है, जिसमें जुर्माना लगाकर या सामुदायिक सेवा द्वारा निपटा जा सकता है। इसी रिकमेंडेशन को लागू किया भारत सरकार ने इस एक्ट के द्वारा कि छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगा दीजिए थोड़े बहुत पैसों की, या सामुदायिक सेवा करवा लीजिए, या कोई और तरह का सजा सुना दीजिए। जरूरी नहीं होता सबको उठाकर जेल में बंद कर देना, ठीक है। प्रतिकूल प्रणाली को एक मिश्रित प्रणाली से बदलना, जिसमें तार्किक प्रणाली का कुछ तत्व शामिल हैं, जैसे न्यायाधीश को साक्ष्यगत करने तथा गवाहों की जांच करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देना वगैरह वगैरह। दोष सिद्धि के लिए आवश्यक साक्ष्यों के मानक को उचित संदेह से परे से घटाकर स्पष्ट व ठोस साक्ष्य करना, है ना। अगला क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाना। किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर कोई स्वीकारोक्ति किया गया है तो उसको साक्ष्य मानना। आज वो साक्ष्य नहीं माना जाता है। पुलिस कस्टडी में किसी ने कोई बयान दिया है तो न्यायालय में उस बयान की चर्चा भी नहीं कर सकते हो आप। पुलिस के कस्टडी में जो बयान दिया जाता है, न्यायालय में उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, तो कोई उसको मान्यता नहीं दी जाती है। न्यायालय में स्पष्ट रूप से आपको अलग से बयान देना पड़ता है। ये तो मूवी वगैरह में देखा होगा यार। माधव सेनन समिति 2007, पुलिस सुरक्षा सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 2006, इन सभी में बताया गया था कि क्या करना चाहिए। भारत में कानूनी रिफॉर्म को लाना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो ये पूरे प्रक्रिया को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हर चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है चीज़ों को मैंने बताया है आपको। और कौन से 3 बड़े एक्ट हैं, तो 3 बड़े एक्ट को ही सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, यही पूछ लिया जाएगा आपसे। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, IPC 1860 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, CRPC 1898, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और साक्ष्य अधिनियम 1872। अब जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जब हम लोग बात करें तो एक समय था जब वेदों का युग था, जब समाज में न्याय प्रणाली वेद पर आधारित होती थी और सामान्य तौर पर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए रीत और रिवाज पर आधारित होती थी, जिसमें कई सारे कठोर सज़ा और कई सारे मामूली सजाएं भी दी जाती थी। बाद में स्मृति ग्रंथों का युग शुरू हुआ। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं भाई, तो स्मृति ग्रंथ कहा जाता है कानून की संहिता, कानून की किताब, ठीक है। ये धार्मिक किताब नहीं होते, जैसे मनुस्मृति को कई सारे लोग बोलते कि ये हिंदू धर्म की किताब है। हिंदू धर्म की किताब नहीं है वो कानून की किताब है। उस कानून को मानिए या नहीं मानिए, सीधी सी बात है। तो जैसे पहला अगर आपको देखेंगे तो पहला आपको अर्थशास्त्र मिलता है। अर्थशास्त्र केवल और केवल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि राजतंत्र पॉलिटिकल सिस्टम और लोगों को सज़ा के मामले में भी बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए थे। उसके बाद आएंगे तो मनुस्मृति की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है भारत में। मनुस्मृति क्या है, तो भाई ये कानून की किताब है जिसमें अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान किया गया। लेकिन ये मनुस्मृति भी जेंडर बाइस्ड था, महिलाओं को बहुत ही हीन दर्जा दिया गया था इसमें। ये भी सच है इसके कारण से। और इसके साथ साथ समाज में जो ढांचा बनाया गया जातिगत रूप से, ब्राह्मण, इनको बड़े क्राइम के लिए भी छोटी सज़ा, राजपूत, फिर आपका वैश्य और शूद्र, जो नीचे के सबसे नीचे की पीढ़ी है, शूद्र है, इनके लिए कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया था। अपने देश का जो अभी का वर्तमान का संविधान है, इसे मिताक्षरा दैभाग और मिताक्षरा, दैभाग का लेखक है ना, और मिताक्षरा बुक है, इस पर आधारित हिंदू लॉ को शामिल किया गया अपने देश में। मिताक्षरा को थोड़ा सा लिबरल माना जाता है भारत में जितने भी प्राचीन कानून संहिता है उनमें से। तो मिताक्षरा दैभाग ने लिखा है। विशाख दत्त का कौन सा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया, पहले मैं सही कर देता हूँ उसको, हो जाता है फैक्ट मिस्टेक, सुनिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक। जिमूत वाहन, गलती किसी से भी ये स्लिप हो जाता है दिमाग से, है ना। जिमूत वाहन, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ आज क्योंकि वीडियो लेट हो गया है। जिमूत वाहन की किताब का नाम है दैभाग, है ना। विज्ञानेश्वर, है ना, विज्ञानेश्वर, इनकी किताब का नाम है मिताक्षरा। और विज्ञानेश्वर ने किस किताब पर आधारित होकर लिखा था, ये किताब है आपका कौन सा, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है।
याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा विज्ञानेश्वर ने, जो मिताक्षरा नाम से बुक है। कानून की ये सारी बुकें हैं, बहुत सारे कानून के किताब लिखे गए हैं भारत में, प्राचीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ। जीमूतवाहन के लेखक हैं, जो जीमूतवाहन लेखक हैं दैभाग के, और ये ध्यान में रखिएगा। विशाख दत्त ने तो नाटक वगैरह लिखा है, गलती से विज्ञानेश्वर की जगह मैं विशाख दत्त बोल गया था, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये सारे कहाँ के हो गए, प्राचीन भारत के हो गए। लेकिन उसके अलावा अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो मुगलों का पीरियड और दिल्ली सल्तनत का पीरियड रहा, इसमें सरिया लॉ, इस्लामिक सरिया लॉ, इसको प्रचलित किया गया था। लेकिन जो भारत में आप इल्तुतमिश का पीरियड देखते हो, तो इल्तुतमिश को पता था कि भारत में सरिया लॉ से शासन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से हिंदू प्रधान देश है, इसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए इन पर हम सरिया लॉ नहीं थोप सकते हैं। उसने कौन सी पद्धति चलाई थी, तो इस्लामो सरिया में हनफी विचारधारा पर आधारित, हनफी विचारधारा पर आधारित कानून को लागू किया था भारत में, जो थोड़ा सा लिबरल होता है सरिया से, ठीक ना। तो हनफी को जरा ध्यान में रखिएगा, ये इल्तुतमिश ने लागू किया, लेकिन बाद में इसे परिवर्तन करके कठोर कर दिया गया, जब इस्लामिक आधार पर बहुत सारे कर वगैरह वसूले गए भारत में। तो देखिए मुगलों का पीरियड और दिल्ली सल्तनत का पीरियड, इसमें कानून बिल्कुल अलग दिखेगा आपको, फारसी और इस्लामिक लॉ का प्रभुत्व ज़्यादा दिखेगा। लेकिन उससे पहले राजपूतों के पीरियड में और पूरे प्राचीन भारत में आपको यही सब स्मृति ग्रंथ, विज्ञानेश्वर का, याज्ञवल्क्य का और मिताक्षरा का, ये सब आपको ज़्यादा प्रचलित दिखेगा, मनुस्मृति, ये सब ज़्यादा प्रचलित दिखेगा। ओके, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास ही मैंने बता दिया, ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आरबीआई संबंधित है, लेकिन इसमें हम केवल और केवल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। क्या है वो टर्मिनोलॉजी? है आपका डिसइन्फ्लेशन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इस तरह के टर्मिनोलॉजी आपके पीटी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद से देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल ऑफिशियल बैंक ऑफिसर लेट डिप्टी गवर्नर जो है उन्होंने एक निबंध लिखा आरबीआई के बुलेटिन में, और उसमें उन्होंने डिसइन्फ्लेशन वगैरह की चर्चा कर दी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है वो हमेशा की तरह हम फास्टेस्ट ग्रोइंग तो रहेंगे ही दुनिया में, लेकिन ए स्लोइंग इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कुड पोटेंशियली लीड टू ए रिडक्शन इन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड। इन सब चीज़ों पर क्या उलझना, डायरेक्ट मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ डिसइन्फ्लेशन क्या होता है ना। बाकी रेट वगैरह कट होते रहते हैं महीना आधार पर, 2 महीना 3 महीना में, ये सब होते रहते हैं। ज़्यादा रेटों पर नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है मुख्य रूप से भाई कि टर्मिनोलॉजी कोई चर्चा में आई है उसको देख लें। और लॉन्ग टर्म में जो आरबीआई की मौद्रिक नीति वगैरह होती है या मॉनेटरी पॉलिसी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी उसकी क्या है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों पर फोकस रखिएगा और टर्मिनोलॉजी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो देखिए डिसइन्फ्लेशन क्या होता है उसको हिंदी में भी मैं बता दूंगा जरा। डिसइन्फ्लेशन को अंग्रेजी में कहा जाता है अपस्फीति। अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करती है, जिसका अर्थ है कि कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही हैं, है ना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपस्फीति अवस्फीति से अलग होता है, जो समग्र मूल्य में निरंतर कमी को संदर्भित करती है। अपस्फीति की एक स्वस्थ दर आवश्यक होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित होने से रोकती है। अपस्फीति की एक दर जरूरी भी होती है। कारण क्या होता है? अपस्फीति विभिन्न कारकों की वजह से हो सकती है, जैसे आर्थिक मंदी या मांग में मंदी के कारण से हो सकती है। ओके, सख्त मौद्रिक नीति या उच्च ब्याज दरों के कारण भी अपस्फीति की स्थिति देखी जा सकती है। राजकोषीय समेकन या कम सरकारी खर्च के कारण भी अपस्फीति की स्थिति देखी जा सकती है। मजबूत विनिमय दर के कारण भी अपस्फीति की स्थिति बन सकती है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति में अंतर मैं जरा समझा देता हूं आपको। मुद्रास्फीति दैनिक या सामान्य उपयोग के अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि को संदर्भित करती है, जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता वस्तु, इन सभी के दाम में अगर बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई आ रही है, तो उसको मुद्रास्फीति कह दिया जाता है। सामान्य तौर पर सामान्य परिभाषा है ये। मुद्रास्फीति बहुत ही डिटेल टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, अगर देखना हो तो मैंने बहुत ही डिटेल लेक्चर लिया हुआ इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में, कैमरा लगाकर कॉपी पर लिख कर समझाया हुआ है। पहले मैं जिस तरह से वीडियो बनाता था उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मुद्रास्फीति का मास्टर बना दूंगा मैं एक वीडियो में, अगर आप देख लेंगे तो, है ना। मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है। वस्तुओं की इस बास्केट की मूल्य श्रृंखला में विपरीत व दुर्लभ गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है। जब वस्तुओं के ये जो बास्केट होता है जिसके आधार पर हम मुद्रास्फीति मापते हैं, जब इसमें विपरीत रूप से गिरावट व दुर्लभ गिरावट होने लग जाए तो उसको अपस्फीति कह दिया जाता है। जब अधिक रूप से अधिक तेज गति से गिरावट होने लग जाए तो उसको अपस्फीति कह दिया जाता है। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी को संकेतक करती है कि भाई मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति थी ना, किसी भी करेंसी की, इंडियन रूपी की जो खरीदने की शक्ति थी वो जब कम हो जाती है तो उसको हम मुद्रास्फीति के रूप में माप लेते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, महंगाई बढ़ रहा है।
इसे प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। मूल्यांकन, भारतीय मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक व खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तन को मापते हैं। WPI के तहत होलसेल में हम लोग प्राइस मापते हैं, जो हमेशा कम होता है सामान्य तौर पर, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जो मार्केट में जो वस्तुएं मिलती हैं, तो मार्केट के प्राइस पर हम लोग CPI वगैरह को निकाल लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CPI डेटा का उपयोग करती है। RBI MPC यानी कि RBI किस डेटा को उपयोग करती है? WPI डेटा को यूज करती है या CPI डेटा को यूज करती है? क्योंकि RBI की मौद्रिक नीति बनानी होती इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को एक सीमा में रखने के लिए 4 से 6% तक, 2 से 6% बीच में रखना होता है इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन को बनाए रखने के लिए किस डेटा का यूज करती है वो? तो CPI वाले डेटा का यूज करती है। बाजार में जो कंज्यूमर को जिस प्राइस पर मिलते हैं उस डेटा का यूज करती है। ये ध्यान में रखिएगा, UPSC 2020 का पेपर का सवाल है कि RBI किस डेटा का यूज करती है, WPI या CPI? तो CPI का यूज करती है। और ये जो वस्तुओं का बास्केट होता है, इसी में जब विपरीत रूप से गिरावट होने लग जाए या दुर्लभ रूप से गिरावट होने, उसको अपस्फीति कह दिया जाता है। ऊपर भी मैंने इसका सामान्य सा डेफिनेशन आपको पढ़ाया था कि अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करती है, और जिसका अर्थ होता है कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही हैं। इसी को क्या कह दिया जाता है? अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन कह दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसमें जब कमी होने लग जाती है तो उस कमी को हम लोग अपस्फीति कह देते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के टर्मिनोलॉजी। बाकी इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैं जल्द ही शुरू करूँगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी NCERT, तो उसमें मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे एकेडमी। रेलवे एकेडमी को बोला गया है कि आप अपने जो एसेट्स हैं वो किसको दे दीजिए? तो गति शक्ति विद्यालय को दे दीजिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ डायरेक्टेड द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, वडोदरा। कहाँ पर है ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे? तो वडोदरा में है। इसको बोला गया अपने एसेट्स जो है वो किसको हैंड ओवर करेंगे? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय को हैंड ओवर करेंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके तहत भारत में ट्रांसपोर्ट वगैरह को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एकेडमिक सेक्टर को शुरू किया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम से, जिसमें इन्हीं चीज़ों से संबंधित चीज़ों की पढ़ाई होगी, है ना, गति शक्ति विश्वविद्यालय। ओके, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ने बोला था इसको, और उसके बाद से इसको शुरू किया। गति शक्ति विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर इसको स्थापित किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अब ये जो रेलवे का एकेडमी है इसको स्थापित कब किया गया था? 1952 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था, और बहुत ही ज़्यादा इसका लेगेसी था एक भाई इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट का, और जिसको NAIR कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे एकेडमी को बोला गया है कि आप दीजिए उसको, तो अब ये गति शक्ति विश्वविद्यालय को शुरू किया जाएगा। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। और वडोदरा का जो कैंपस है जिसका नाम था पहले नेशनल रेलवे एकेडमी, अब उसको बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो अब गति शक्ति विश्वविद्यालय की चर्चा कब हुई थी उसको जरा देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और रेल मिनिस्ट्री जो है अभी वैष्णव हैं, अश्विनी वैष्णव, उनको उसका वाइस चांसलर बनाया गया है ना। तो कहाँ पर है ये और कब इसका विचार आया था, थोड़ा सा ही फैक्ट है, उसको जरा देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है इसको इस साल अगस्त तक। और केंद्र सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय रेल व परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए विधेयक भी पेश कर दिया था पिछले साल ही। और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किया गया था, जो क्षेत्र महत्वाकांक्षी विकास और आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए पूरे परिवहन क्षेत्र को कवर करने के लिए रेलवे से परे विश्वविद्यालय के दायरे का विस्तार करना चाहता था। देखिए पहले के रेलवे के एकेडमी में केवल और केवल रेलवे से जुड़ी हुई पढ़ाई होती थी। अब रेलवे के अलावा और भी जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम है ना, उन सभी के लिए एकेडमिक कैरिकुलम को शुरू किया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय में। तो रेलवे एकेडमी की जगह पर कौन जगह ले लेगा? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जगह ले लेगा। पूरा एसेट्स उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा और अब ये फुल फ्लेज में काम करना शुरू कर देगा। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? वडोदरा में, गुजरात राज्य में स्थापित है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ क्या? अगला न्यूज़ आपके लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कल जारी किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है, 7th पोजीशन हासिल किया है। बड़ा ही रेयर होता है कि हम टॉप 10 में आएँ।
जो जलवायु परिवर्तन कम करने के उद्देश्य चल रहे वैश्विक प्रयासों में इसकी उल्लेखनीय भूमिका और योगदान को रेखांकित करती है। CCPI 2024 से प्रमुख निष्कर्ष क्या है? तो वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले CCPI देश के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। कब से प्रकाशित? 2005। ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। कितना चीज़ ध्यान में रखेंगे बच्चे लोग, इतना बड़ा सिलेबस है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति में पारदर्शिता बढ़ाता है, अलग अलग देशों के जलवायु संरक्षण प्रयास और प्रगति की तुलना करने में सक्षम रहता है। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता है। जैसे स्कूल में आप लोगों का बचपन में मार्कशीट मिलता होगा, कोई रैंक 1 लाया, कोई रैंक 2 लाया, आपके प्रदर्शन की मूल्यांकन करता था, आपने जो साल भर पढ़े हैं और एग्ज़ाम में जो पेपर देकर आए हैं, उसी तरह से ये भी एक रैंकिंग होती है जिसमें देश का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। उसमें भारत का रोल नंबर 7 पर मतलब मिला है इसको, है ना। यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु समन प्रयासों की इंगित करता है। 63 देश और यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 19 या 20 देश है करीब में। सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी का रैंकिंग जारी करता है। प्रदर्शन का मैट्रिक्स क्या है? CCPI 4 प्रमुख श्रेणियों में देशों का मूल्यांकन करता है। अब 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होता था ना, उसी प्रकार से इसमें कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस पहला सब्जेक्ट है। दूसरा इसमें उत्सर्जन को 40% नंबर देता है। नवीकरणीय ऊर्जा का 20% भार है। ऊर्जा उपयोग का 20% भाग है। और जलवायु नीति आपके यहाँ कैसी है, पॉलिसी है, उसका 20% अंक इसमें दिया जाता है। ये हो गए 4 सब्जेक्ट। अब इन 4 सब्जेक्ट जो जितना नंबर लेकर आएगा उसको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना, रैंक मिलेगा। CCPI 2024 किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली है। किसी को भी टॉप पोजीशन मिला ही नहीं, है ना। कोई पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर हासिल हो ही नहीं पाए, कोई इतना अच्छा नंबर नहीं लाया। डेनमार्क ने 4था स्थान हासिल किया, एस्टोनिया 5वें पर रहा, फिलीपींस ने शीर्ष रैंक में 6ठा स्थान हासिल किया और भारत 7th पोजीशन पर है। ये देख सकते हैं दुनिया भर का। ये हमारा कश्मीर क्यों पाकिस्तान में दिखा देते हैं भाई, ऐसे करके दिखाओ हमारा, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये दुनिया का मैप दिख रहा है आपको। सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले देशों की तरह देखिए, यहाँ पर अरब में दिखेंगे आपको, ये रूस दिखेगा आपको, अमेरिका दिखेगा और कनाडा दिखेगा, है ना। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देखिए यहाँ पर ग्रीन दिखेंगे और अपना भारत यहाँ पर दिख रहा है। ये फिलीपींस भी है ना। आगे बढ़ जाएं। CCPI 2024 से भारत की रैंकिंग ने भारत के CCPI 2023 में 8वें स्थान से आगे बढ़ाते हुए 7वां स्थान हासिल कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले 3 स्थानों देशों की अनुपस्थिति के कारण भारत प्रभावी रूप से वैश्विक जलवायु प्रदर्शन में 4थे स्थान पर है। पहला 3 पर तो कोई है ही नहीं, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से तो हम 4थे पोजीशन पर ही हैं दुनिया भर में। प्रमुख श्रेणियों में भारत का स्कोर व रैंकिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हम दुनिया भर में 9वें स्थान पर हैं। ऊर्जा उपयोग में 10वें स्थान पर हैं, जिसका मुख्य कारण इसकी प्रति व्यक्ति न्यून ऊर्जा उपयोग है। हमारे यहाँ पर पर्सन 140 करोड़ लोगों के अगर हिसाब से देखें तो हम बड़ा ही इको फ्रेंडली देश हैं हम, है ना। इसके अलावा प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस श्रेणी में देश 2 डिग्री C से नीचे के बेंचमार्क को पूरा करने के राह पर है। जलवायु नीति भारत ने पिछले आकलन में अपने प्रदर्शन की तुलना में मध्यम प्रगति दिखाते हुए जलवायु नीति में 10वां स्थान हासिल कर लिया है। नवीकरणीय ऊर्जा भारत का प्रदर्शन अधिक मध्यम दर्जे का रहा, 37वें स्थान पर है हम। बामुश्किल उच्च प्रदर्शन श्रेणी में रहे हैं हम, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा में भी हमें और काम करना पड़ेगा। यह स्थिति CCPI 2023 में 24वें स्थान से गिरावट को दर्शाती है। 2023 में हमारी रैंकिंग इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले वाले में हम 24वें स्थान पर थे और इस बार गिरकर कहाँ पर आ गए हैं? तो 37वें स्थान पर आ गए हैं। वैश्विक संदर्भ या तुलनात्मक विश्लेषण क्या है इसका? CCPI रिपोर्ट ने एक चिंताजनक रुझानों पर प्रकाश डाला है, जिसके अनुसार डीकार्बनाइजेशन की तात्कालिकता के बावजूद वर्ष 2022 में ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। इतना ज़्यादा दुनिया भर में इन सब चीज़ों को लेकर काम हो रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है और CO2 पूर्व औद्योगिक काल का स्तर के तुलना में 50% बढ़ गया है। ठीक है। G20 प्रदर्शन में भारत 7वें स्थान पर रहा। G20 देशों में देखेंगे भारत 7वें पर रहा, जर्मनी 14वें, EU 16वें स्थान के केवल 3 G20 क्षेत्र ही CCPI 2024 उच्च प्रदर्शन करने वाले में हैं। G20 के केवल EU 16वें पर रहा, जर्मनी 14वें पर और भारत 7वें पर रहा। बाकी G20 दुनिया के बड़ी 20 इकोनॉमी सब के सब पर्यावरण को खराब करने में लगी हुई है, भारत बहुत अच्छा कर रहा है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
G20 समग्र विश्व में 75% से अधिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल दुनिया की टॉप बड़ी इकोनॉमी दुनिया के 75% से ज़्यादा पर्यावरण को खराब कर रही हैं। विकसित देश विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इटली इत्यादि सहित कई विकसित देशों ने CCPI 2023 की तुलना में खराब प्रदर्शन दिखाया है। अमेरिका और ये जो बड़े बड़े देश हैं जो नेता बनते हैं उन सब का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के बावजूद अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल, गैस और कोयले पर भारत की निर्भरता पर भी जोर दिया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा को आप बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन तेल, गैस, कोयला पर आपकी निर्भरता कम नहीं हो रही है। क्यों? एनर्जी की मांग बढ़ रही है, हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए यह निर्भरता शहरों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, गंभीर वायु प्रदूषण प्रमुख योगदान दे रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नक्सलवादी वाला आर्टिकल कल हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और कानूनी रिफॉर्म वाले चीज़ को अच्छे से तैयार करना है, लिख कर रख लेना है, नोट्स बना कर रख लेना है। PT मेंस दोनों में पूछा जाएगा वो सवाल, गारंटेड है। और कल मैंने जो IT विधेयक, टेलीकॉम विधेयक में संशोधन किया गया, टेलीकॉम एक्ट में संशोधन किया गया, टेलीग्राफ एक्ट 1898 है शायद या 96 है, उसमें जो संशोधन किया गया ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था उसको। और इस टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से एक बार आपको लिए टेलीकॉम एक्ट ले आऊँगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है ये सब भाई, मेंस के लिए और PT दोनों के लिए। इसको ज़रा ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं और आर्टिकल भी डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।